सभा में निर्णय हो चुका था। राजा ने शुचि और धर्मा को मृत्युदंड की सजा दे दी थी। लेकिन दरबार से निकलते ही जब सोम ने बताया कि इस हत्याकांड को उन लोगों से किसी ने करवाया था, तो आम्रपाली ने कुछ क्षण सोचा और फिर सीधे राजमहल की तरफ दौड़ने लगी। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर कुछ समझ नहीं पाए। राजकुमारी मुकुंदा कहती है कि अचानक आम्रपाली कहाँ जाने लगी, हम अभी देखकर आते हैं। ये बोलकर सोम भी उसके पीछे जाने लगा। आम्रपाली तेजी से चल रही थी। सोम उसके पास पहुंचते हुए कहता है, क्या बात है आम्रपाली जी, आप अचानक राजमहल की तरफ क्यों जा रही हैं? आम्रपाली ने चलते चलते सोम से पूछा, इतनी बड़ी बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई सोम? सोम उसके साथ चल रहा था। उसने कहा, हमें नहीं पता था आम्रपाली जी कि अचानक से वो दोनों सारा आरोप अपने सिर पे ले लेंगे, और सभा में इतना हल्ला मचा हुआ था कि हमें कुछ कहने का वक्त ही नहीं मिला। तभी आम्रपाली ने कहा, अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें इस मृत्युदंड को रोकना होगा, इससे पहले कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। हमें महाराज को जाकर सारा सत्य बताना होगा। ये बोलकर आम्रपाली राजमहल पहुंची। उसने सोम को बाहर ही रोककर कहा, सोम तुम यहीं रुको, हम अभी महाराज से बात करके आते हैं। सोम वहीं रुक गया और आम्रपाली अंदर चली गई। उस वक्त सम्राट बिंबिसार वैशाली पहुंच चुके थे। वो सीधे आम्रपाली के महल गए। वहां राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर सामने ही खड़े थे। भानु प्रताप को आता देख उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजकुमारी मुकुंदा तुरंत उनके पास गई और बोली, अरे कलिंग व्यापारी भानु प्रताप जी, हमको दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सम्राट बिंबिसार अभी सिर्फ आम्रपाली से मिलना चाहते थे। वो उनसे कहते हैं, क्षमा करना राजकुमारी, परंतु हमें पहले आम्रपाली से मिलना है। ये बोलकर वो महल के अंदर जाने ही वाले थे कि राजकुमार मणिधर ने कहा, आम्रपाली महल में नहीं है भानु प्रताप जी। सम्राट बिंबिसार चलते चलते रुक गए और असमंजस्य में आते हुए कहते हैं, महल में नहीं है तो फिर कहाँ गई? राजकुमारी मुकुंदा जानती थी कि भानु प्रताप आम्रपाली को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, अभी वो राजमहल की तरफ गई हैं। आपके जाने के बाद उनके साथ बहुत कुछ घटित हुआ है। ये सुनते ही सम्राट बिना कोई सवाल किए तुरंत राजमहल की तरफ चले गए। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर राजकुमार मणिधर ने राजकुमारी मुकुंदा से कहा, कि भानु प्रताप का व्यवहार तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? राजकुमारी उन्हें स्नेह भरी नजरों से देख रही थी। उसने राजकुमार से कहा, भाई, भानु प्रताप जी का व्यवहार अजीब नहीं है, क्योंकि वो तो आम्रपाली की चिंता करते हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। तो राजकुमार ने कहा, चिंता करते हैं? आम्रपाली की चिंता तो हम भी करते हैं, लेकिन इनकी तरह व्यवहार तो नहीं करते ना। राजकुमार के उत्तर में राजकुमारी ने कहा, भाई, आपकी चिंता और उनकी चिंता में बहुत अंतर है। वो आम्रपाली से प्रेम करते हैं। जैसे ही राजकुमारी ने कहा कि भानु प्रताप आम्रपाली से प्रेम करते हैं, राजकुमार मणिधर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, और ये कब हुआ? राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें उनकी आंखों में दिखता है। देखा नहीं आपने किसे भागते हुए आए हैं आम्रपाली से मिलने? और जैसे ही आपने कहा कि वो राजमहल में है, तो वो तुरंत वहां चले गए। एक बार भी नहीं पूछा क्यों और किस लिए। पर ये वही कर सकता है जो किसी से प्रेम करता है। राजकुमार मणिधर को राजकुमारी मुकुंदा की बातें अब मजाक लग रही थी। इस बीच कपाला ने जब देखा कि सोम मतलब दासी सुलोचना महल के द्वार पर खड़ी है, तो उसे उस दिन की बात याद आ गई, जब सोम ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीलपद महल के बाहर किया था और कहा था कि आम्रपाली के खिलाफ कुछ भी कहा तो फिर से महल के बाहर छोड़कर आएगा। एक ख्याल आते ही कपाला खुद से कहती है, आज इसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। उस दिन आम्रपाली के महल में तो बहुत फुदक रही थी, देखती हूँ आज क्या करती है मेरा। आज इसे इसकी जगह दिखाती हूँ। कपाला अपनी कमर पर हाथ रखकर उसके पास पहुंच गई। तुमने उसे देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। कपाला ने अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए देखा और फिर ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आम्रपाली की प्रिय दासी राजमहल में अकेली खड़ी है? क्या उसकी स्वामिनी आम्रपाली ने उसे अपने महल से भगा दिया? सोम ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। कपाला उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने कहा, अब क्या हुआ, मुंह में दही जम गया या फिर सिर्फ नीलपद महल में ही कैंची की तरह जुबान चलती है? सोम कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए वो सब्र रखते हुए उसकी बातों को अनसुना करता रहा।
उसे ऐसा करते हुए देख कपाला ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और फिर कहा, देर से ही सही पर चुप रहना तो सीख लिया तूने, अन्यथा अंजाम तो तुझे भी अच्छी तरह से पता है। महारानी के आगे तुम्हारी उस वेश्या की भी कभी नहीं चलने वाली। जैसे ही सोम ने सुना कि कपाला ने एक बार फिर उसके सामने आम्रपाली को वेश्या बुलाया है तो उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा, लगता है उम्र के साथ साथ बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए राम राम करने की उम्र में लोगों को गालियां देती फिरती हो। ये सुनकर कपाला कुछ बोलने ही वाली थी कि सोम ने उसे चुप कराते हुए कहा, और यहाँ हमें खड़े होने का कोई शौक नहीं है। आम्रपाली जी महाराज से मिलने आई हैं, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अन्यथा हम तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहते। आम्रपाली महाराज से मिलने आई है, ये सुनते ही कपाला भौहें सिकोड़ते हुए कुछ पल रुकी और फिर बिना सोम से कुछ कहे तुरंत महल के अंदर चली गई। उसे ऐसा करते देख सोम खुद से कहता है, जब इन्हें नगर वधू से इतनी परेशानी है तो ये प्रथा ही क्यों बनाई? ना होती ये प्रथा, ना ही हमारी आम्रपाली जी इसमें फंसती। इसी दौरान महाराज अपने कोष कक्ष में कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। तभी आम्रपाली तेजी से चलते हुए उनके पास आई और कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको अभी धर्मा और शुचि को दंड से रोकना होगा। क्या हुआ देवी आम्रपाली? महाराज भी आम्रपाली को देखकर अपना काम छोड़कर चिंता में आ गए। आम्रपाली ने राजा को वो सारी बातें बताई जो सोम ने उसे कही थी और आखिरी में उसने कहा, महाराज अवश्य ही रातों रात किसी ने उनसे कुछ कहा है या फिर उन्हें धमकाने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने सारा आरोप अपने सिर पे ले लिया है। हमें लगता है कि आपको उन्हें कुछ वक्त और देना चाहिए और सच का पता लगाना चाहिए। आम्रपाली की बात सुनकर राजा ने तुरंत कहा, आपने ये बात हमें पहले सभा में क्यों नहीं बताई? ये सुन आम्रपाली राजा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। क्यों महाराज, अभी भी तो आप अपना फैसला वापस ले सकते हैं ना? राजा ने चेहरे पर अफसोस भरे भाव लिए कहा, क्षमा करना देवी आम्रपाली, उन दोनों को दंड दिया जा चुका है। क्या? ये सुनकर आम्रपाली एक पल के लिए किसी शून्य में चली गई। राजा ने पछतावे भरे स्वर में कहा, सामंत चरणजीत कुछ ही देर में अपने राज्य वापस लौटने वाले थे, इसलिए उनके जाने से पहले ही हमें उनकी आंखों के सामने उन्हें दंड देना ही पड़ा। ये सुनकर आम्रपाली की आंखों में आंसू भर आए थे। वो मायूस स्वर में कहती है, आज किसी और के किए की सजा किसी और को मिली है, जो वास्तव में आरोपी थे ही नहीं महाराज। तभी कुछ सोचकर उसने आगे कहा, लेकिन हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, हम उनकी मृत्यु को बेकार नहीं जाने दे सकते महाराज। आपको कुछ करना होगा, आपको इसके असली आरोपी को ढूंढकर उसे सजा देनी होगी महाराज। राजा ने आम्रपाली को समझाने की कोशिश की और कहा, आम्रपाली जी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, भला वो दोनों झूठ क्यों कहेंगे? इसलिए हमें भी लगता है कि आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना देकर आराम करना चाहिए। नहीं महाराज, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक असली आरोपी पकड़ा नहीं जाता। महाराज जरा सोचिए, जब वो हमारे साथ आए थे तो वो दोनों बेहोश थे, उन्हें कारागार में होश आया था। हो सकता है उनके साथ कारागार में कुछ ऐसा हुआ हो या कोई उनके पास गया हो जिसकी वजह से वो डरकर सारा सत्य पलटकर अपने ऊपर आरोप लेने के लिए तैयार हो गए। तो राजा ने कहा, देवी आम्रपाली असंभव है कि कोई भी उनके पास गया हो, क्योंकि उन दोनों को कहाँ रखा गया है ये बात सिर्फ हम और सेनापति जी। ये बोलते बोलते महाराज अचानक से चुप हो गए। उन्होंने कुछ याद आ गया हो और वो अपने मन में कहते हैं, ये बात तो महारानी को भी पता थी, कहीं उन्होंने, और वो ऐसा क्यों करेंगी? तो क्या सेनापति जी? लेकिन वो तो हमारे साथ थे, वो ऐसा नहीं करेंगे। हम उनकी वफादारी पर कभी भी संदेह नहीं कर सकते। तो फिर कौन? क्या हमें महारानी से बात करनी चाहिए? कहीं उन्होंने किसी को बता तो नहीं दिया? महाराज को शांत खड़ा देख आम्रपाली ने कहा, महाराज हम जानते हैं कि धर्मा और शुचि ने ये हत्या की है, उन्होंने गलत किया है, लेकिन जिसने भी ये सब करवाया है वो उन्हें फंसाकर स्वयं स्वतंत्र घूम रहा है। हम असली आरोपी को ढूंढ कर रहेंगे। इतना कहकर आम्रपाली वहां से चली गई, लेकिन उस वक्त कपाला भी उस कक्ष के बाहर कान लगाए खड़ी थी। जैसे ही सोम ने उसे बताया कि आम्रपाली महाराज से मिलने आई है तो वो तुरंत वहां से भागकर उनके पास आई और उनकी बातें सुनने लगी थी। आम्रपाली को आता हुआ देखकर वो भी तुरंत महारानी के कक्ष की तरफ भागी। कपाला की बातों ने सोम का दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए वो द्वार से हटकर बाग की तरफ चला गया था और यही कारण था कि वो भी भानु प्रताप को राजमहल के अंदर जाते हुए नहीं देख पाया था। जब तक सम्राट महल के अंदर गए तब तक आम्रपाली अपने महल की ओर बढ़ चुकी थी। सम्राट उससे मिलने सीधे राजमहल की सभा में पहुंचे, लेकिन दरबार खाली पड़ा था।
ये देखकर सम्राट ने वहीं द्वार पर खड़े सैनिक से पूछा, महाराज कहाँ पर मिलेंगे? तो उस सैनिक ने बताया कि राजा इस वक्त कोष कक्ष में होंगे। ये सुनकर सम्राट कोष कक्ष की तरफ बढ़ गए, लेकिन तब तक महाराज भी वहां से जा चुके थे। एक तरफ सम्राट बिंबिसार वैशाली पहुंचकर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली से मिलना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ सरना और युवराज स्वर्णसेन वैशाली के लिए रवाना हो चुके थे। वो रास्ते में थे और उनके पास एक ही घोड़ा था, इसलिए युवराज पैदल चल रहे थे और सरना घोड़े पर बैठी हुई थी। तेज धूप की वजह से युवराज का चल चलकर बुरा हाल हो चुका था। सरना ये सब देख रही थी, उसे युवराज की चिंता हो रही थी। उसने घोड़े को रोक दिया और खुद उससे नीचे उतर गई। ये देखकर युवराज ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? सरना ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अपनी बात कहने का सरना का ये अंदाज युवराज को काफी पसंद आया। वो धीरे से मुस्कुराए, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, यहाँ पैदल हम चल रहे हैं और थकान तुम्हें हो रही है। ये भी सही है, लोग बैठे बैठे भी थक जाते हैं। ये सुनकर सरना ने उन्हें गंभीर नजरों से तरेरते हुए देखा और कहा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बोलकर वो घोड़ा लेकर जाने लगी, लेकिन युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको, हम आराम की बात आ गई है तो हमें भी आराम करना है। ये बोलकर वो ऐसी जगह देखने लगे जहां दोनों सुकून से बैठ सके। उनकी हरकत देख सरना ने बड़बड़ाते हुए कहा, चलो आराम करने का सोचा तो इन्होंने, वरना हमें तो लगा था कि आज ही वैशाली पहुंच कर रहेंगे ये जनाब। तभी युवराज को एक आम का पेड़ दिखा जहां पर काफी छाया थी। चलो वहां बैठते हैं। ये बोलकर वो अपने घोड़े को लेकर वहां चले गए। सरना भी उनके पीछे पीछे गई। वहां काफी सुकून भरा माहौल था। सरना को काफी अच्छा लग रहा था। युवराज चुपचाप उस आम के पेड़ से अपना सिर टिकाकर लेट गए और कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई। सरना ने उन्हें सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उन्हें देखते हुए कहती है, देखो तो इन्हें, सोते हुए कितने मासूम लगते हैं और जागते हुए देखकर तो आसपास के लोगों की भी मासूमियत दूर भाग जाए। ऐसे कहते हुए सरना उनके बगल में जाकर बैठ गई और वहीं पेड़ से पीठ टिकाकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इस दौरान कब उसे नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसके सिर पर कुछ गिरा जिसकी वजह से वो चौंक कर उठ गई। वो डरकर इधर उधर देखने लगी। युवराज वहां पर नहीं थे। ये देखकर सरना ने कहा, ये कहाँ गए? अभी तो यहीं सो रहे थे और हमारे ऊपर क्या गिरा? ये सोचकर सरना इधर उधर देखने लगी। तभी एक बार फिर ऊपर से कुछ उसके पैरों के पास आकर गिरा। ये देखकर सरना पीछे हट गई। उसने देखा तो वो आम था। वो उसे उठाने वाली थी कि ऊपर से आवाज आई, रुको, वो हमारे हैं। जैसी ही सरना ने आवाज सुनी उसने ऊपर देखा। युवराज पेड़ के तने पर बड़े आराम से बैठे हुए थे और सरना की तरफ देख रहे थे। सरना ने कहा, तो वो तुम हो जिसने हमारी नींद खराब की? नहीं, हमने नींद खराब नहीं की, हम तो आम तोड़ रहे थे, लेकिन इन्हें ही तुम्हारे सिर पर जाकर गिरना था, तो हम क्या कर सकते हैं भला? ये बोलकर युवराज एक बार फिर आम तोड़ने लगे। युवराज की बात से सरना चिढ़ गई, लेकिन आम देखकर सरना को उसे खाने का मन हुआ। वो उस आम को उठाने के लिए झुकी ही थी कि युवराज ने एक बार फिर उसे टोक दिया और उसे छेड़ते हुए कहा, अरे रुको, वो आम हमारे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो पेड़ पर चढ़ो और आम तोड़ने में हमारी सहायता करो। ये कौन सी बात हुई? तुम हमारे पति हो ना, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सरना की इस बात से युवराज मुस्कुरा दिए। चलो, तुमने माना तो कि हम तुम्हारे पति हैं। युवराज की इस बात पर सरना ने नकली मुस्कान दिखा दी और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे पति हैं। न जाने हमने क्या सोचकर इनसे विवाह किया था। हे भगवान, जल्द से जल्द हमें सब कुछ याद आ जाए, अन्यथा हम इस इंसान के साथ पागल हो जाएंगे। इस दौरान आम्रपाली अपने महल में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में असली आरोपी के स्वतंत्र होने की बात को लेकर काफी क्रोध था, तो धर्मा और शुचि की मौत का अफसोस भी था। उसके वहां पहुंचते ही राजकुमारी मुकुंदा उसके पास आई। उस वक्त राजकुमार मणिधर वहां नहीं थे। सोम और राजकुमारी ने सबसे पहले यही पूछा कि राजमहल में क्या हुआ। आम्रपाली ने जब बताया कि धर्मा और शुचि को दंड मिल गया है, तो राजकुमारी ने कहा, ये क्या किया उन्होंने? यहाँ असली आरोपी पकड़ा नहीं गया और वो अपने प्राण भी खो बैठे। तभी सोम ने कहा, राजकुमारी, किसी ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया है, इसलिए उन्होंने सारा आरोप अपने सिर पर ले लिया। हमें किसी भी हाल में उस इंसान को ढूंढना होगा।
कि आज नहीं तो कल वो दोबारा कोई अलग स्थिति उत्पन्न करके आम्रपाली जी पर दोबारा हमला करेगा। उसकी बात सुन रही आम्रपाली ने कहा, हाँ लेकिन कैसे? हमें सबसे पहले यही पता करना होगा कि वो इंसान महल का है या फिर बाहर का। तभी अचानक किसी ने कहा, वो इंसान महल के अंदर ही है आम्रपाली, और आप चाहें तो हम आपकी सहायता भी कर सकते हैं। यह आवाज सुनकर आम्रपाली के साथ साथ सोम और राजकुमारी मुकुंदा ने भी तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज लिए हुए भानु प्रताप खड़े थे। उन्हें देख जहां आम्रपाली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी तो वहीं सोम को सदमा लग गया था। क्या सम्राट बिंबिसार के साथ मिलकर आम्रपाली आचार्य का सारा सच निकाल पाएगी? क्या होगा जब सरना की याददाश्त वापस आएगी और उसे युवराज स्वर्ण से और खुद के रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।